नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। आज का जो हमारा सेशन है माइंड मैप का, उसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। अगर हम रिसेंटली न्यूज़ में देखें तो 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल की दूसरी वर्षगांठ सेकेंड एनिवर्सरी जो है मनाई गई है। तो ये क्या चीज़ है, इससे रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या होती है, समझने का प्रयास करते हैं और भारत सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और रिसेंटली कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है, सारा आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, तो देखिए हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर जो इंटेलिजेंस है, हम चीज़ों को देख करके निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अलग अलग समय पर हम अलग अलग प्रकार के डिसीजन लेते हैं। ऐसी ही क्षमता मशीनों में डेवलप करना, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कि जनरली मशीन्स जो है वो किसी एक लॉजिक पर काम करती है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। जनरली हम उन्हें डिसीजंस जो है, डिसीजन को लॉजिक ड्रिवन रखते हैं कि लॉजिक ऐसा होगा तो आपको ये डिसीजन लेना है या ऐसा करना है। आप एंटर करेंगे तो एंटर पे सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्ड देगा, या आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्ड देगा। लेकिन रियल वर्ल्ड जो है, वास्तविक दुनिया जो है वो इससे थोड़ी अलग चलती है। हम जानते हैं कि कहाँ कैसा डिसीजन लेना है, ये हम अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाता है। जो व्यक्ति डिसीजन अच्छा नहीं ले पाता है उसे हम जनरली लेस इंटेलिजेंट पीपल की कैटेगरी में डाल देते हैं। वैसे जनरली कोई लेस इंटेलिजेंट होता नहीं है, बट हम जनरली ऐसा करते हुए खुद को देखते हैं। तो हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करते हैं, मशीन अलग तरीके से हैंडल करती है। वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को हैंडल कर ही नहीं पाती, वो सिर्फ लॉजिक्स पर ड्रिवन होती है कि ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है। जैसे कि आपने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में, रोबोट्स वगैरह मूवीज में आपने देखा होगा कि उसे जैसा कहा जाए, वो ऑर्डर दिया जाए, वैसा वो कर लेता है, हमारी तरह सोच नहीं पाता। वो हमारी तरह सोचने की जो क्षमता है उसे ही हम इंटेलिजेंस कहते हैं, और ऐसी ही क्षमता हम मशीनों में डाल रहे हैं, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इस फील्ड में बहुत बड़ी रिसर्च जो है, बहुत बड़े काम जो है वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं। उसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। और अगर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जो आई है उसकी अगर मैं बात करूं, पीडब्ल्यूसी एक वैश्विक नेटवर्क है, बहुत सारी फर्म्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है। उस पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एआई का उपयोग जो है, यूजेस जो है, वो 45% तक राइज कर गए हैं कोविड के बाद में। कोविड की स्थिति जो थी, कोविड से पहले स्थिति अलग थी, कोविड के बाद में हमारा जो एआई को यूज करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा 45% राइज कर चुका है, जो कि हमारे लिए, भारत के लिए अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसे देख रहे हैं कि भारत में एआई का यूजेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली एआई का जो रिसर्च है, आरएनडी जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वो भी आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कोविड 19 से निपटने के लिए माई गॉव जो है, संचार सुनिश्चित करने के लिए एआई सक्षम चैटबॉट का उपयोग किया गया था। चैटबॉट जनरली आजकल आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो चैटबॉट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, माई जियो, माई एयरटेल, ऐसी जो ऐप्स होती हैं वो भी चैटबॉट का प्रयोग करते हैं। आप उसे कुछ लिख करके भेजते हैं, वो बदले में रिप्लाई करता है। अब आपने कुछ भी लिखा हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता हुआ आपको दिखाई देगा। टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जहां पर कि चैटबॉट काम करते हैं। आप उसे कुछ लिख करके भेजेंगे, वो बदले में आपको रिप्लाई देगा। ऐसी स्थितियां जो है उन्हें चैटबॉट का नाम दिया जाता है, और ऐसा चैटबॉट का प्रयोग हमने कोविड 19 में माई जीओवी ऐप के अंदर बहुत सारा किया था। एक बड़ा उपयोग हमने यहाँ पर किया है। इसके अलावा न्यायिक प्रणाली में एक पोर्टल है सुपेस, SUPACE, सुपेस। न्यायिक प्रणाली के अंदर जो न्यायाधीश लोग हैं उनके लिए कानूनी शोध करनी है, लीगल रिसर्च जो उनको करनी होती है, उसके लिए एक पोर्टल हमने अवेलेबल करवाया भारत सरकार ने। सुपेस नाम का एक पोर्टल जो है वो बनाया गया। तो न्यायिक क्षेत्र में, जुडिशियल सेक्टर में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। कृषि में इक्रीसेट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसेट जिसे हम कहते हैं, हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। MS स्वामीनाथन जो इसके फाउंडर थे, उस इक्रीसेट ने एआई पावर्ड बुआई ऐप जो है वो जारी करी है। मतलब आप सॉइंग जो करेंगे, बुआई जो करेंगे, किसान जो है वो उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर समय पर जब वो बुआई करने जा रहा है, तब मौसम कैसा है, बारिश के आने की भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, वहां की सॉइल कैसी है, वहां अभी की स्थितियां क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो, जलवायु की स्थितियां उस समय पर कैसी है। मान लीजिए आज करने जा रहा है तो आज कैसी स्थितियां हैं,
उसके अनुसार उसको राय देगा, किसान को जो है राय देगा कि आपको इस समय पर बुआई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो किस समय पर करनी चाहिए, उस समय पर ऐसा क्या होगा कि हमें बुआई करनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके वो रिजल्ट जो है वो देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार में आने वाली जो बाढ़ है, बिहार में इसका प्रयोग किया गया और काफी सफल परीक्षण रहा कि आपदा को काफी हद तक मैनेज कर पाए, डिजास्टर को काफी हद तक मैनेज कर पाए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। अब इसे पूरे भारत में लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि हम पूरे भारत में कम से कम एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अर्ली वार्निंग जो है वो प्रोवाइड कर सके, पूर्व चेतावनी जो है वो जारी कर सके बाढ़ की स्थितियों में, ताकि लोगों की जान जो है उसको बचाया जा सके, जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। बैंकिंग, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनका एक चैटबॉट ऐप आ चुका है, जैसे कि अलग अलग आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे बैंक्स में जब हम देखते हैं तो उनका एक चैटबॉट होता है जिससे आप चैट कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है आप उसे डाल सकते हैं। एकदम जस्ट व्हाट्सएप की जैसे चैटिंग होती है उसी तरीके से वो चैटिंग आप उसके साथ में कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की दुनिया में अब बहुत सारी जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। आपको जस्ट उसमें आपको एंटर करना है, आपका आईडी पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड जो है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो आपको एंटर करना है, और उसके बाद कहाँ कितना फायदा हो सकता है, कहाँ कितना नुकसान हो सकता है, कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा शेयर घटेगा, इससे रिलेटेड काफी सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कैलकुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 1 दिन के लिए करना है, 10 दिन के लिए करना है, 100 दिन के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन जगहों पर फिलहाल अगर हम रिसेंटली देखें तो यहाँ पर उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है। भारत में क्या स्ट्रक्चर है, ढांचा क्या है उसकी अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल जो हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, एनईजीडी जिसे हम कहते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, और तीसरा एक नेस्कॉम, इन तीनों का संयुक्त प्रयास हमें यह देखने को मिलता है, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। इन तीनों ने पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम जो है वो चालू किया है। अगर हम इसकी बात करें तो वर्ष 2009 में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उसके द्वारा एक गैर लाभकारी कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है वो बनाई गई थी वर्ष 2009 में, और इसके तहत एनईजीडी जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, एनईजीडी, उसको एक स्वतंत्र प्रभाग के रूप में, एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। नेस्कॉम जो है, अगर मैं नेस्कॉम के बारे में बात करूं, जो दूसरी संस्था आपको यहां दिखाई दे रही है, वो एक गैर लाभकारी औद्योगिक संघ है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, जो कि गैर लाभकारी है, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, लोगों के भले के लिए काम करता है, जो भारत में आईटी उद्योग के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, एक हाईएस्ट अपेक्स बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और भारत और उसके बाहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित समाचार, लेख, घटनाओं और गतिविधियों आदि के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में काम करता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये सारे काम जो है वो देखता है। भारत सरकार अभी रिसेंटली एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और क्या एफर्ट्स कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति, नेशनल स्ट्रेटेजी जो है नीति आयोग द्वारा जून 2018 में डिक्लेयर की गई थी। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में, जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने की बात जो है वो की गई थी। बच्चों के करिकुलम में, सिलेबस में, पाठ्यक्रम में नए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे भी ऐड किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बच्चे शुरुआत से ही उससे अवगत हो जाएंगे, उससे रूबरू हो जाएंगे, तो भविष्य में जाकर के उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उससे आएगी नहीं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, उन्होंने एक एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल और आश्रम स्कूल जैसे डिजिटल परिवर्तन किए हैं, जिनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने इनवाइट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में करार किया है, एमओयू साइन किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट आकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बच्चों को और ज्यादा अच्छे से सिखा सके, ऐसा एक मॉडल जो है वो तैयार किया गया है। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी तरफ से हमें भारत के अंदर डेवलप होती हुई, विकसित होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया
और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो रिलेशंस जो डेवलप होते हैं, संबंध जो विकसित होते हैं, उसमें यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएसआईएआई की पहल जो है, इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया गया है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों मिलकर के काम करेंगे, डेवलपमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। एक और अगर मैं बात करूं तो एक मेगा वर्चुअल समिट समझते हैं आप, जैसे क्लासेस जो जनरली हम देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो होती है वो भी वर्चुअल क्लासेस होती हैं कि आप चाहें जब उस क्लास को देख सकते हैं, बाद में भी, भविष्य में भी देख सकते हैं, और वर्चुअली हम एक दूसरे के बिल्कुल सामने आकर के बात करें, लेकिन वर्चुअली एक दूसरे के सामने है, फिजिकली एक दूसरे के सामने नहीं है। तो वर्चुअल समिट, ऐसी वर्चुअल समिट जो है, जो कि रेज 2020 नाम से एक समिट की गई थी, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सामाजिक सशक्तता, सोसाइटी को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए कैसे काम में आ सकती है, इसके ऊपर पूरी एक मेगा वर्चुअल समिट जो है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माईटी जिसे हम कहते हैं, या मीटी जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी 2020 में। और युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, युवा जो लोग जो हैं, भारत का जो युवा वर्ग है, जो आज अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र का युवा वर्ग जो है वो अलग तरीके से ग्रोथ कर रहा है, शहरी क्षेत्र का युवा वर्ग जिसे एजुकेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, वो एक अलग तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा है, इसको संतुलित किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, सबको एक टाइप की ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो दी जा सके। जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए हैं या जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको भी अच्छी ग्रोथ मिले, जो पढ़ लिख गए हैं उनको भी अच्छी ग्रोथ मिले, यूथ जो है वो पूरा प्रोग्रेस करे, उन्नति करे, उसके लिए पूरा एक युवाओं के लिए एआई, जिम्मेदार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाएगा। ये सारे प्रयास, ये सारे एफर्ट्स जो है भारत सरकार की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते हम देख रहे हैं कि जो मैंने दिखाया आपको, पीडब्ल्यूसी जो एक ग्लोबल नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि भारत में कोविड के बाद एआई का उपयोग 45% तक बढ़ा है, 45% तक बढ़ा है। तो डेफिनेटली ये सारे एफर्ट्स जो है भारत सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये ऐसे पोर्टल्स जो है वो भारत सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं, तभी ऐसे इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। 45% जैसा इंक्रीज, एक बड़ा जंप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई पूरी कहानी जो है वो आपको क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ऐसे ही हमारे जो फ्री सेशंस होते हैं, फ्री वीडियोस जो हैं, जो आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं, उन्हें आप हमारी जो ojank.edu.com, ojank.edu.com ऐप जो है उसके ऊपर जाकर के आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रह गया है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, या और भी किसी चीज़ पर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किया जाए, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसे कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।